अब इस प्रोसेस को पॉलीट्रोपिक क्यों कहते हैं? पोली मीन होता है मैनी और ट्रॉपिक मीन होता है सर्फेसिस। हम एक ही प्रोसेस से सारी जितनी भी अभी तक हमने प्रोसेसेस को डिस्कस किया है उन सर्फेसिस को जनरेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की, लाइक अदर प्रोसेसेस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी वी पावर एन इक्वल टू सी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू अगर हम पुट कर दें 0, तो हमारे पास ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? डेट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। v पावर 0 इक्वल टू 1, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट प्रेशर। अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? पी वी पावर इक्वल टू सी, दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट टेम्परेचर। और अगर n की जगह पे गैमा पुट कर दें तो पी वी पावर गैमा इक्वल टू सी, दिस विल बी द कांस्टेंट हीट ट्रांसफर प्रोसेस और द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखिए, एक ही हमने n की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, वी विल गेट डिफरेंट processes. That's why we call this is the polytropic process. अगर हम इसको पीवी डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करें, अगेन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पावर जो है वो क्या है हमारे पास 1/n हो जाएगी। तो अगर हम इसका ड्रॉ करें पीवी डायग्राम, दिस इज द वॉल्यूम एक्सिस, दिस विल बी द प्रेशर एक्सिस। अगेन वी विल गेट सम हाइपरबोलिक कर्व लाइक दिस, एंड दिस कर्व रिप्रेजेंट द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अगेन डायरेक्शन वही जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक्सपेंशन कंप्रेशन को डिस्कस रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी डायरेक्शन जो है वैसे ही हम उसको शो करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। सो to calculate the work done for the process, we will assume a small rectangular cross section. Let's say this is the cross section. इस क्रॉस सेक्शन का जो वॉल्यूम है dv और कोरस्पॉन्डिंगली जो मेरे पास प्रेशर है दैट इज द p। तो मुझे पता है टोटल वर्क डन, अगर ये 1 है ये 2 है, तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम v1 अवर v2 प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। वही जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सिमिलरली यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया। अब ये क्या है? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। कैन आई राइट P1 V1 पावर n इक्वल टू P2 V2 पावर n इक्वल टू PV पावर n। सो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है? प्रेशर की वैल्यू। तो आई कैन राइट प्रेशर इज इक्वल टू P1 V1 पावर n डिवाइडेड बाय V पावर n। वैल्यू यहाँ पुट कर दें। सो P1 V1 पावर n इंटीग्रेशन ओवर V1 टू V2, मेरे पास क्या आ जाएगा? dV पावर n। इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं, बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह हमारे पास P1 V1 पावर n, ये हमारे पास अगर यहाँ पे मैं लिमिट डायरेक्टली पुट कर दूं, V2 पावर 1 माइनस n प्लस V1 पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 माइनस n हमारे पास आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। P1 V1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। वी नो डेट P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो जब यहाँ पे P1 V1 इस V2 के साथ मल्टीप्लाई हम करवाएंगे तो वी विल अज्यूम दैट इज इक्वल टू P2 V2 पावर n। तो जब क्या आ जाएगा? P2 बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, V2 n प्लस 1 माइनस n प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस P1 V1 1 माइनस n प्लस n से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस n। तो फाइनल जो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी दैट विल बी P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n। और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, डिपेंड करता है कि हम किस तरह इसको लिख रहे हैं। हमारे पास ये इक्वेशन जो है, दिस विल बी द फाइनल फॉर्म ऑफ द वर्क डन इन केस ऑफ ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मिस। बाकी सब सो गए हैं? नहीं मिस, उठे हुए। चलें, अब यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया प्रोसेसेस के बारे में। नाउ द क्वेश्चन जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, दैट इज विच प्रोसेस प्रोड्यूस मोर वर्क। we have discussed 4 to 5 different processes जिसमें आइसोबैरिक था हमारे पास। अगर हम सब प्रोसेसेस को पीवी डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करें, अगर मैं यहाँ पे आइसोबैरिक प्रोसेस शो करूं,
तो ये जो रेड लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स द आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा, इसी तरह अब हमारे पास जो बाकी प्रोसेसेस आ जाते हैं, लेट्स से मैं आइसोथर्मल को अगर ड्रॉ करती हूँ तो मेरे पास ये जो प्रोसेस है लाइक दिस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी वी पावर सी को। अच्छा, अगर हम पहले कंपैरिजन करें, आइसोकोहरिक में तो वर्क डन जीरो है। अगर मैं आइसोबैरिक और आइसोथर्मल का कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे देखें एरिया अंडर द कर्व आइसोथर्मल के केस में दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, जो कि मैंने ब्लू के साथ शो किया। और आइसोबैरिक के केस में एरिया अंडर द कर्व कौन सा है, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, जो कि मैंने रेड के साथ शो किया है। अब देखें एरिया अंडर द कर्व किस केस में ज्यादा है, आइसोबैरिक में या आइसोथर्मल में, द कर्व ज्यादा है। और अगर एरिया अंडर द कर्व जो ज्यादा होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोर वर्क डन। इट मींस वर्क डन फॉर आइसोबैरिक is greater than work done for isothermal। आइसोबैरिक के केस में वर्क डन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वर्क डन इन आइसोथर्मल। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मिस। अच्छा, अब जी मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, अगर हम इफ वी हैव टू कंपेयर द प्रोसेस लाइक आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक, देन व्हिच प्रोसेस प्रोड्यूस मोर वर्क। अगर मैं उनकी पीवी डायग्राम ड्रॉ करूं, अब देखें हमारे पास तीन कर्व जनरेट हो रही है, रेड, ब्लू और ग्रीन। अब इनमें से एक कर्व आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट करेगी, एक कर्व एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट करेगी और एक कर्व जो है हमारे पास वो रिप्रेजेंट करेगी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, मुझे बताएं कि किस सीक्वेंस में ये कर्व होगी। सबसे फर्स्ट कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगी और थर्ड कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह एरिया अंडर द कर्व भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अब मुझे आप बता सकते हैं कि फर्स्ट कर्व किसकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, आइदर आइसोथर्मल की, एडियाबैटिक की या फिर पॉलीट्रॉपिक की। सबसे पहले अगर इसको मैथमेटिकल टर्म्स से डिस्क्राइब करूं, मेरे पास ये बेसिकली ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे अगर मैं इसका कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे लेती हूँ लाइक दिस, ये क्या है, इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। अब हमारे पास अगर आइसोथर्मल की बात करें तो स्लोप किसकी इक्वल आएगी, डेट विल बी इक्वल टू टी पी बाय डी वी। हाँ जी, ऐसे ही है। आइसोथर्मल के केस में स्लोप मैंने ठीक लिखी है, क्लास मैंने ये ठीक लिखा है कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल यही होगी टी बी बाय डी वी। यस मिस। बाकी सब सो गए? मुझे सबकी आवाज आनी चाहिए, मुझे बताएं मैंने ठीक लिखा है? यस मैम। यस मिस। अच्छा, अब मुझे बताओ अगर मैं एडियाबैटिक की बात करूं तो एडियाबैटिक की स्लोप क्या होगी, एडियाबैटिक अगर प्रोसेस है तो उस कर्व की स्लोप क्या होगी। प्रोसेस को आप किस तरह डिस्क्राइब करते हो, पी वी पावर गैमा इक्वल टू सी। अब मुझे इसकी स्लोप बताएं, स्लोप क्या होगी इस कर्व की। जो हमारे पास आइसोथर्मल की स्लोप है उसके साथ हम किसको इंट्रोड्यूस करवा दें, अगर गैमा को इंट्रोड्यूस करवा दें तो वो किसकी स्लोप बन जाएगी, एडियाबैटिक की स्लोप बन जाएगी। यस मिस। अब हमें थोड़ा सा अगर हम इसको और रिवाइज करें, हमें पता है गैमा क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और गैमा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है 1 से, ये कभी भी लेस देन 1 नहीं होती। अब अगर ये ग्रेटर देन 1 होती है तो हमारी कर्व क्या होती जाएगी, स्टीपर होती जाएगी। स्लोप जितनी ज्यादा होती जाएगी कर्व उतनी स्टीपर होती जाएगी। कर्व जितनी स्टीपर होती जाएगी उतना एरिया अंडर द कर्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जितना एरिया अंडर द कर्व कम होता जाएगा इट मींस उतना वर्क डन भी हमारे पास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दैट्स वाई जो फर्स्ट कर्व है, रेड वाली जो कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट करी है, आइसोथर्मल को। सेकंड कर्व रिप्रेजेंट करी है एडियाबैटिक को। थर्ड कर्व रिप्रेजेंट करती है पॉलीट्रॉपिक को। This is the mathematical reason behind the steepness of the curve, or we can describe the work done by the isothermal process is greater than adiabatic and the work done by adiabatic is greater than the पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये तो हमने मैथमेटिकल रीजन डिस्कस की। अगर मैं इसको थर्मोडायनामिक की टर्म में डिस्क्राइब करूं तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें
तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हम कहते हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अब टेम्परेचर चेंज क्या है? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा होता तो इट मींस हमारे पास वहां पे इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्राइब करता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अगर डेल्टा यू जीरो है तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। इट मींस जो वर्क डन हो रहा होगा दैट विल बी एट द एक्सपेंस ऑफ हीट ट्रांसफर। वो क्या होगा? बहुत स्लो होगा। स्लो क्यों होगा? जितनी हीट सिस्टम के अंदर इन हो रही है उतनी ही हीट अगर सिस्टम से आउट होगी तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इसको बहुत फास्ट करेंगे, प्रोसेस बहुत ज्यादा स्पीडीली होगा, तो जितनी हीट इन हो रही है इट माइट बी द चांसेस कि उतनी हीट आउट ना हो और प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर वहां पे नहीं होगा। दैट्स वाई जितने भी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेसेस हैं दे आर वेरी स्लो प्रोसेसेस कि वहां पे हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सके। इट मींस जितना हीट ट्रांसफर होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? वर्क डन के होता है, क्योंकि वहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या है? जीरो है। अच्छा, अब सेकंड देखें, एडियाबैटिक की अगर हम बात करें तो एडियाबैटिक के केस में क्यू किसके इक्वल होते हैं? जीरो के। अगर क्यू को मैं यहाँ जीरो पुट करूं तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा? डेट विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। इट मींस change in internal energy will be at the expense of the work done, or the work done will be at the expense of the change in internal energy. अब हमें Q जीरो कैसे अचीव होता है? जब बहुत वहां पे इफेक्टिव इंसुलेशन हो या फिर प्रोसेस जो है वो बहुत रैपिडली स्पीडीली हो रहा हो। अब बहुत स्पीडीली हो रहा हो कि तुम हीट ट्रांसफर का टाइम ही ना मिले, तो वहां पे हम कहते हैं कि देयर इज अ टेम्परेचर मस्ट डिक्रीज since the work is done at the expense of the internal energy. So वहां पे हमारे पास टेम्परेचर जो होता है जो वो बहुत लो होता है, प्रेशर भी वहां पे कोरोस्पॉन्डिंगली कम होता है, जिसकी वजह से वर्क डन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि आइसोथर्मल के केस में वर्क डन जो होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मिस। Yes, miss. तो ये हमने दोनों रीजंस को डिस्कस कर लिए कि हमारे पास मैथमेटिकल रीजन भी आ जाती है और थर्मोडायनामिक रीजन भी। सो कैन आई राइट वर्क को अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा किस में होगा? आइसोबैरिक, देन आइसोथर्मल, देन एडियाबैटिक, एंड लास्ट वन पॉलीट्रोपिक। क्लास ये क्लियर है पॉइंट सबको? जी मिस। चले, अब हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने लगे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपके सामने लिख रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाए। पिस्टन undergoes two processes in series. In first process, air is compressed in such a way that process is described as polytropic process. That PV power n equal to C, where n is equal to 1.3. The initial state of air is the initial state of air is 100 kilopascal and 0.04 meter cube per kg. The final
specific volume at end of first process is 0.02 meter cube per kg. In second process, air is subjected constant pressure where final volume is equal to initial state. ये पार्ट भी आपने स्केच करनी है पीवी डायग्राम, और बी पार्ट में determine the specific work for individual processes as well as for the whole process. हाँ जी, स्टेटमेंट लिख लिए सबने? मिस 1 मिनट प्लीज. मिस लिख रहा हूँ बस इसको लिख लें, फिर मैं आपको इसको प्रोसेस. हाँ जी, सबने कर लिए? क्लास नोट डाउन कर ली सबने? जी मिस. Yes. अच्छा, अब देखिए Yes. सबसे पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझ लें. एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, उसमें दो प्रोसेसेस हो रहे. फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है? कंप्रेशन है, और कंप्रेशन की टाइप क्या है? डेट इज द पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन. और पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन को हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? पीवी पावर एन इक्वल टू सी. अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या है? लेट्स से मैं यहाँ पे आई के साथ इनिशियल कंडीशन रिप्रेजेंट करती हूँ. वो है मेरे पास 100 किलो पास्कल एंड वॉल्यूम कितना है? 0.04 मीटर क्यूब per kg. अब मीटर क्यूब पर kg it indicates the volume is the specific volume per unit mass. फाइनल स्टेट के अंदर हमारे पास क्या गिवन है? ओनली द फाइनल वॉल्यूम डेट इज 0.02 मीटर क्यूब पर kg. ये मेरे पास क्या आ जाता है? फर्स्ट स्टेप आ जाता है. अब मैं फर्स्ट प्रोसेस को ड्रॉ कर लेती हूँ पहले पीवी डायग्राम पे. इनिशियल प्रेशर कितना है? 100. वॉल्यूम कितना है? 0.04. और प्रेशर की वैल्यू हमारे पास क्या है? डेट इज 100. तो पॉइंट, दिस इज द पॉइंट नंबर 1. फाइनल वॉल्यूम कितना है? 0.02. और प्रेशर नहीं है हमारे पास. लेट से मैं यहाँ पे वो प्रेशर कह देती हूँ. दिस इज द प्रेशर P2. कोरस्पॉन्डिंगली दिस इज द पॉइंट 2. अब 1, ये हमारे पास प्रोसेस 1 से 2 आ गया. हाँ जी, ठीक ड्रॉ किया, डायरेक्शन ठीक है, देख लें. जी मिस. अब सेकंड प्रोसेस के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि एयर इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट प्रेशर. जैसे फर्स्ट प्रोसेस एंड हुआ तो अब कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो गया? कांस्टेंट प्रेशर का. ये मैंने कांस्टेंट प्रेशर की लाइन लगा दी. कहाँ तक एंड होगा? वे द फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू द इनिशियल स्टेट. इट मींस हमारे पास जो स्टेट नंबर 3 होगी वो किसके इक्वल होगी? डेट विल बी इक्वल टू स्टेट नंबर 1. तो ये हमारे पास आ गई इसकी पीवी डायग्राम. पीवी डायग्राम क्लियर है सबको? जी मिस. क्लास मिस पीवी दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? कहाँ से दोबारा एक्सप्लेन करूं? मिस ये तो समझ आ गई. ये जो ये पहली डायग्राम तो समझ आ गई है मिस. अच्छा, अब सेकंड प्रोसेस के अंदर देखिए कह रहे हैं इन अ सेकंड प्रोसेस एयर इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट प्रेशर. जैसे ही फर्स्ट प्रोसेस एंड हुआ 1 से 2 के ऊपर, तो सेकंड प्रोसेस स्टार्ट हो गया. अब वो जो प्रेशर था 2 पॉइंट के ऊपर वो कांस्टेंट रहते हुए कहाँ तक प्रोसीड हुए? 3 पॉइंट तक प्रोसीड हुए. अब वो 3 पॉइंट हमारे पास क्या? फाइनल स्टेट है, और फाइनल वॉल्यूम किसके इक्वल है? इनिशियल वॉल्यूम के. तो ये 3 पॉइंट का जो वॉल्यूम था वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है. तो मैंने 3 को 1 जो है वहां पे हमने उसके साथ सिमिलर पॉइंट के ऊपर आ गई. क्लियर है क्लास यहाँ तक? Yes, miss.
चले, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक वर्क फॉर प्रोसेस 1 to 2 एंड प्रोसेस 2 to 3। अब देखिए हमारे पास स्टेट 1 के पैरामीटर हैं, स्टेट 2 के पैरामीटर नहीं है, उसमें हमारे पास प्रेशर जो है वो अननोन है। तो कैन आई राइट P1 V1 पावर n इज इक्वल टू P2 V2 पावर n। देखें ठीक लिखा है मैंने? जी मिस। अब यहाँ से कहना है राइट P2 इज इक्वल टू P1 V1 पावर n डिवाइडेड बाय V2 पावर n। P1 भी है, V1 भी है, V2 भी है, n की वैल्यू भी है, P2 हमारे पास नोन नहीं है तो P2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो P1 कितना है 100 किलो पास्कल, मैं एज इट इज रहने देती हूँ। V1 है मेरे पास 0.04, V2 है 0.02 होल पावर 1.3। तो यहाँ से P2 की मुझे बताएं क्या वैल्यू आती है, मुझे जरा P2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। मिस जी जी 246.22 आ रही है। 246.2। अब यूनिट देखें क्या बनेगा, मैंने प्रेशर किलो पास्कल में था, चेंज नहीं किया था, वॉल्यूम साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो प्रेशर का यूनिट था वही यूनिट आ जाएगा, डेट विल बी द किलो पास्कल। तो P2 मेरे पास कितना आ गया, डेट विल बी इक्वल टू द 246.2 किलो पास्कल। क्लियर है क्लास यहाँ तक सबको? यस जी मिस। मिस। अब हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन, कैलकुलेट करना है फॉर प्रोसेस 1 to 2 के लिए। सो फॉर प्रोसेस 1 to 2 वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2। and we know that this is the polytropic process, we will put the value of pressure that will equal to P1 V1 power n। अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दें उसको, अवर V1 V2 dV डिवाइडेड बाय V पावर n, इसको इंटीग्रेट कर। तो हमारे पास जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से जो हमारे पास वर्क की वैल्यू आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू P1 V1 n V2 माइनस n प्लस 1 माइनस V1 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस n प्लस 1। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। P1 की वैल्यू है हमारे पास 100 किलो पास्कल, इसको अब चेंज कर लें पास्कल में तो 110⁻³ पास्कल आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय V1 0.04 मीटर क्यूब पर केजी पावर 1.3। V2 के हमारे पास 0.02 1 माइनस 1.3 माइनस 0.04 1 माइनस 1.3 1 माइनस 1.3। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वर्क डन फॉर प्रोसेस 1 to 2। जी मुझे बताएं वर्क डन फॉर प्रोसेस 1 to 2 की वैल्यू क्या आती है? मैम कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसके लिए। जी बताएं। मैम मेरी जो है वो कैलकुलेशन आ रही है -3081.92। माइनस 3081.92 3081 यूनिट क्या है, यूनिट बताएं, यूनिट क्या बनेगा? मैम इसका यूनिट बनेगा, जॉल्स बनेगा, जॉल पर केजी, केजी, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम किस में था, पर केजी में था, किलोग्राम तो में। वर्क डन भी किस में आ जाएगा, जॉल पर केजी में। तो कैन आई राइट -3.081 किलो जॉल पर केजी। मैंने इसको किलो में कन्वर्ट कर दिया तो डेट इज -3.081 किलो जॉल पर केजी। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि कंप्रेशन का वर्क था तो हमें सिस्टम को वर्क प्रोवाइड करना पड़ा, डेट इज वाई द साइन विल बी द नेगेटिव। तो यहाँ पे आप बता दो कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स वर्क इज done on the system। क्लियर है क्लास यहां तक सबको? यहां जी तक मिस। क्लियर है सबको? यस Yes. मिस। अच्छा अब यस नेक्स्ट मिस। हम नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन फॉर प्रोसेस 2 to 3। अब मुझे बताएं 2 to 3 प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। सो कैन आई राइट फ्रॉम V2 V3
into dV. So we will get P into V3 minus V2. और प्रेशर क्या है हमारे पास, कौन सा प्रेशर कहाँ पर होगा, जो कि 0.2 का प्रेशर है। वो प्रेशर की वैल्यू मेरे पास क्या है 246 किलो पास्कल। V3 मेरे पास कितना 0.04। मैम 4.92 आ रही है 4.92 किलो जॉल मैम। पर 4.9 जी मिस 4.92 4.92 4.92 किलो जॉल पर केजी। अब यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव आया, इट मींस वर्क इज डन पर केजी बाय द सिस्टम। वर्क डन 2 to 3 हमारे पास क्या, वर्क इज डन by by the the system. Now we have to calculate the overall work. Work done for whole cycle 1 to 3 is equal to work done from 1 to 2 plus work done from 2 to 3. 1 to 2 work done कितना है हमारे पास माइनस 3.08 किलो जॉल प्लस 4.92। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक वर्क ओवरऑल वर्क आ जाता है डेट इज 1.84 किलो जॉल पर केजी। ओवरऑल वर्क हमारे पास पॉजिटिव है, सो द नेट इफेक्ट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये तो हमने मैथमेटिकल प्रूफ किया। अब आप अपने क्वेश्चन की वैलिडिटी कैसे चेक कर सकते हैं। अब देखो 1 से 2 के अंडर एरिया अंडर द कर्व क्या आ रहा है मेरे पास, जो कि मैं ब्लू के साथ शो कर रही हूँ। दिस इज द एरिया अंडर द कर्व फॉर प्रोसेस 1 to 2। अब प्रोसेस 2 से 3 के अंडर एरिया कर्व कौन सा आ रहा है, दिस इज द एरिया जो कि अंडर द कर्व जिनको मैंने रेड के साथ शो किया है। नेट इफेक्ट मेरे पास क्या आएगा 1 से 2 और 2 से 3 में जब माइनस करेंगे तो दिस इज द नेट इफेक्ट, दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम एंड दिस इज द पॉजिटिव, जो कि मैंने येलो के साथ शो किया है। क्लियर है ये पॉइंट सबको। यस मिस। इस तरह yes आप miss अपने क्वेश्चन की वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं कि आइदर आपका वर्क डन ठीक आया या नहीं आया, आपका नेटवर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आप इस पीवी डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ तक नोट कर लिए सबने। yes miss जी मिस अच्छा, अब हम एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अभी तक जो हम डिस्कस करते रहे हैं, हमने प्रेशर वॉल्यूम दो पैरामीटर्स को डिस्कस किए हैं। अब अगर हम वही वर्क डन को टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास जो चेंज होता है, हम देखते हैं कि हम टेम्परेचर की फॉर्म में वर्क डन को किस तरह एवेल्युएट कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। अच्छा, अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, डेट इज इक्वल टू प्रेशर V2 माइनस V1। इसको अगर मैं टेम्परेचर की फॉर्म में लिखूं, एम आर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, एम आर अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा T2 माइनस T1। तो ये मेरे पास वर्क आ जाएगा इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। इसी तरह अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वर्क डन हमारे पास इक्वल आता है P1 V1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 माइनस V1। तो यहाँ पे मेरे पास P1 V1 और V की जगह हम रिप्लेस कर देंगे एम आर, हमने उसको रिप्लेस कर दिया एम आर T1 नेचुरल लॉग ऑफ T2 माइनस T1। इसी तरह अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो Q इक्वल टू 0 है, तो वर्क हमारे पास इक्वल आता है P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1। तो P1 V1 इसको रिप्लेस करते हैं, एम आर कॉन्स्टेंट आ जाएगा T1 माइनस T2 divided by gamma minus 1. So this is the value of the work for a in terms of temperature and universal gas constant R. तो हम correspondingly दोनों formulas जो हैं इनको utilize कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं हमारे पास 0.67 kg of gas at 1.4 mega Newton per meter square and 280 degrees Celsius is expanded to 4 times the original volume. According to PV power 1.3 equal to C, where the value of R is equal to 0.287 kilojoule per kg into Kelvin। हमने कैलकुलेट क्या करना है इसके लिए, फर्स्ट ए पार्ट के अंदर वी हैव टू कैलकुलेट
original and final वॉल्यूम ऑफ गैस। बी पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है फाइनल प्रेशर, और सी पार्ट में वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। स्टेटमेंट नोट डाउन कर लिए सबने? अब देखिए हमारे पास इनिशियल प्रेशर कितना है 1.4 मेगा न्यूटन और टेम्परेचर कितना है 280। प्रोसेस क्या हो रहा है एक्सपेंशन का। लेट्स से वो कहते हैं अगर मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1 है, तो फाइनल वॉल्यूम मेरे पास V2 किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज 4 टाइम V1। ऐसे ही उसने क्या कि अगर इनिशियल वॉल्यूम V1 है तो फाइनल वॉल्यूम किसकी इक्वल है, डेट इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम और द ओरिजिनल वॉल्यूम। लेट्स से अगर इनिशियल वॉल्यूम में बस V1 था तो फाइनल वॉल्यूम में बस क्या आ जाएगा, डेट इज 4V1। इसके कोरस्पॉन्डिंगली मेरे पास अगर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, दिस इज द पॉइंट 1, और ये में बस क्या आ जाएगा पॉइंट 2, कोरस्पॉन्डिंगली ये प्रेशर 2 आ जाएगा। ये लाइन कर्व को हम ज्वाइन कर देंगे 1 से 2 और एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाएगी। दिस इज द प्रोसेस डायग्राम ऑन द पीवी चार्ट। क्लियर है ये पॉइंट? जी मिस, क्लियर है। जी मिस। अब हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द V1। वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू MR T1। तो यहाँ से देखें M भी है, R भी है, T1 भी है, P1 भी है, ओनली अननोन इज V1। वी कैन राइट MR T1 डिवाइडेड बाय P1। M की वैल्यू क्या है 0.675, R है मेरे पास 0.287, R की वैल्यू 0.287 किलो जॉल पर केजी इंटू केल्विन है। तो जब आप इसको चेंज करोगे किलो जॉल को तो इट विल बी 10⁻³ जॉल पर केजी इंटू केल्विन। टेम्परेचर है 280 डिग्री सेल्सियस, तो T1 को आप केल्विन में चेंज कर लें, 280 प्लस 273 एंड इट विल इक्वल टू 553 केल्विन। तो 553 केल्विन। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में पुट करना है। प्रेशर की वैल्यू है मेरे पास 1.4 मेगा न्यूटन, तो इट मींस 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स को जस्टिफाई करें। मैस का यूनिट क्या है, केजी। आर का यूनिट हमारे पास क्या है, जॉल पर केजी इंटू केल्विन। टेम्परेचर किसमें, केल्विन में। प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन किसके इक्वल होता है, डेट इज इक्वल टू जॉल। हाँ जी मुझे बताइएगा जरा, न्यूटन किसके इक्वल होता है? मैम न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं लिख सकती हूँ जॉल इंटू मीटर। मिस जॉल अपॉन मीटर हो जाएगा ना? जॉल इंटू मीटर हो जाएगा ना हमारे पास। जॉल अपॉन हो जाएगा ना मिस, जी डिवाइड बिल्कुल। में आएगा। हमारे पास अब ये देखिए जॉल से जॉल कैंसिल हो जाएगा, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से केल्विन, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, डेट विल इक्वल टू मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। तो यहाँ से जो वॉल्यूम V1 मेरे पास आता है उसकी वैल्यू आती है 0.0765 मीटर क्यूब। हमारे पास यहाँ से क्या आ जाती है, वॉल्यूम V1 की वैल्यू आ जाती है। अब वॉल्यूम V2 किसकी इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम V2 हमारे पास किसकी इक्वल है, 4 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम V1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.0765, तो डेट इज द वॉल्यूम V2 एंड इट इज इक्वल टू 0.306 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम V2 आ गया, ये वॉल्यूम V1 आ गया और ये हमारे पास वॉल्यूम V2 आ गया। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मिस। अब वॉल्यूम V2 के बाद नेक्स्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है, P2 फाइनल प्रेशर। तो वी नो दैट P1 V1 1.3 इज इक्वल टू P2 V2 1.3। P1 V1 भी है, P2 भी नहीं है, हमारे पास V2 भी गिवन है, तो ओनली अननोन इज P2। वी कैन राइट P1 V1 1.3 डिवाइडेड बाय V2 1.3। तो P1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.4 10⁻6। V1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 0.0765 और V2 है 0.306 होल पावर
1.3, तो यहाँ से P2 की वैल्यू जो आती है हमारे पास डेट इज इक्वल टू 231 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर न्यूटन पर मीटर में लिखे तो 0.231 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास प्रेशर की P2 की वैल्यू आ जाती है 0.231 मेगा न्यूटन और 231 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 आ गया। फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर T2। अब टेम्परेचर T2 आप कैलकुलेट कर सकते हो इस प्रेशर वॉल्यूम के अंदर। अगर हम पुट करें, हमें वी नो दैट PV इज इक्वल टू mRT। अब यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को हमारे पास चेंज कर लें आप टेम्परेचर की फॉर्म में। प्रेशर या दो पैरामीटर्स हो सकते हैं, आप इसको प्रेशर टेम्परेचर की फॉर्म में चेंज कर सकते हो और टेम्परेचर वॉल्यूम की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं यहाँ से प्रेशर की वैल्यू सेपरेट करूं तो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा mRT डिवाइडेड बाय V। तो P1 किसकी इक्वल आ जाएगा T1 ओवर V1, और P2 में बस किसकी इक्वल आ जाएगा mRT2 ओवर V2। अब अगर आप ये वैल्यू वहां पुट करें इस इक्वेशन नंबर, लेट्स आई कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 1, P1 और P2 की वैल्यू पुट करें तो P1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी mRT1 ओवर V1, V1 पावर 1.3। P2 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी mRT2 V2, V2 पावर 1.3। MR से MR कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग में बस क्या रह जाएगा T1 V1 1.3 माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 1.3 माइनस 1। अब इस इक्वेशन में देखिए हमारे पास T1 भी है, V1 भी है, V2 भी है, ओनली अननोन इज द T2। तो यहाँ से आप T2 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और मेथड क्या हो सकता है T2 कैलकुलेट करने का, directly we can write state of equation for 2 point P1 V1 divided by T1 is equal to P2 V2 divided by T2। तो यहाँ से T2 अननोन है तो T2 किसके इक्वल आ जाएगा P2 by P1 V2 by V1 मल्टीप्लाई बाय T1। तो ये दोनों फॉर्म से हम T2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। T2 की जो वैल्यू आती है दैट इज 365 केल्विन। तो ये हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं कैलकुलेट करने के टेम्परेचर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। नो मिस। क्लियर No, है miss. सबको? जी मिस। अब मैं इंशाल्लाह जो है प्रॉब्लम शीट मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्रॉब्लम करके आइएगा। अगर कोई मसला होता है तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज हमारा प्रोसेस का लेक्चर जो है वो आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम यूनस एसेंजल। यूनस एसेंजल की चैप्टर नंबर 4 का जो है उसके हमने ये टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप वहां से भी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। मैम काइंडली आप बुक का लिंक शेयर कर देंगी? मैंने LMS पे सब कुछ शेयर किया हुआ है। LMS के ऊपर ये आप देख लें जरा, ये जब आप LMS ओपन